ओम नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर वर्ल्ड चैनल पे। जहां आज मैं रुक्मणी पब्लिकेशन बुक के एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बेहतरीन बुक, ठीक है, जो क्लास 6 से लेकर 12 तक गया, इसमें पूरा एनसीईआरटी दिया गया है, नोट्स, ठीक है। तो मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पे करवा चुकी हूँ। ये तीसरे पार्ट में मैं लेकर आई हूँ, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र व प्रमुख नेतृत्वकर्ता। सबसे पहले एक तरफ है केंद्र, ठीक है, केंद्र देख लेंगे, फिर नेतृत्वकर्ता देखेंगे, फिर विद्रोह प्रारंभ होने की तिथि देखेंगे, उसके बाद दमनकर्ता, मतलब उस इस युद्ध को, मतलब उस केंद्र को कौन उसका दमन करता था, ठीक है। सबसे पहला है दिल्ली। दिल्ली पे जो है नेतृत्वकर्ता जो थे बहादुर शाह दूते थे और भक्त का सैन्य नेतृत्व में थे। विद्रोह प्रारंभ की गई यहाँ पे 11 मई 1857 को, और यहाँ का दमन करता था निकलसन, हडसन और वेलवी। दूसरा है लखनऊ। लखनऊ के नेतृत्वकर्ता जो थे बेगम हजरत महल थी और विरजिस कादिर थे। और इस लखनऊ में जो विद्रोह प्रारंभ होने की तिथि थी 4 जून 1857 को, यहाँ पे विद्रोह शुरू हो चुका था। और यहाँ का दमनकर्ता जो अंग्रेजी शासक था हेनरी लॉरेंस, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। इंग्लिश हैवलॉक, आउटरम, कॉलिन कैंपबेल। तीसरा है झांसी और ग्वालियर, ठीक है। तीसरा केंद्र जो है झांसी और ग्वालियर, यहाँ पे जो नेतृत्वकर्ता आप सभी लोग जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। विद्रोह, यहाँ पे जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था 4 जून 1857 को हुआ था। और यहाँ पे जो दमन करता था जनरल हीरोज था। कानपुर नेक्स्ट है कानपुर में नेतृत्वकर्ता जो थे नाना साहब और तात्या टोपे थे। यहाँ में विद्रोह प्रारंभ होने की तिथि जो थी 5 जून 1857 को थी। और यहाँ पे दमनकर्ता जो थे यू व्हीलर और कॉलिन कैंपबेल था, ठीक है। पांचवा है इलाहाबाद। इलाहाबाद में नेतृत्वकर्ता जो थे लियाकत अली थे। और यहाँ पे जो ये विद्रोह प्रारंभ हुआ था वो 6 जून 1857 को हुआ था। और यहाँ पे जो दमन करता थे वो कर्नल नील थे, ठीक है। नेक्स्ट जो है फैज़ाबाद। फैज़ाबाद में जो है नेतृत्वकर्ता जो थे मौलवी अहमदुल्ला थे, ठीक है, जिसे डंका साहब भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था जून 1857 में हुआ था। यहाँ पे दमनकर्ता जो था कर्नल नील। सातवां है जगदीशपुर। जगदीशपुर का जो नेतृत्वकर्ता था कुंवर सिंह और अमर सिंह थे, ठीक है। और यहाँ पे जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था वो 25 जुलाई 1857 को हुआ था। और यहाँ के जो दमनकर्ता थे विलियम टेलर और विंसेंट आयर थे। बरेली के जो नेतृत्वकर्ता थे खान बहादुर खां थे। और यहाँ पे बरेली में विद्रोह प्रारंभ हुई थी मई 1857 में। और यहाँ के दमनकर्ता जो थे विंसेंट आयर थे। 9वां नंबर है फतेहपुर। फतेहपुर में जो नेतृत्वकर्ता थे अजीमुल्ला और ठाकुर जोधा सिंह थे। और यहाँ पे विद्रोह प्रारंभ होने का तिथि जो था जून 1857 था। यहाँ पे दमनकर्ता जो थे जनरल रेनॉल्ड थे, ठीक है। अब नेक्स्ट है 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें। इधर एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक है। चलिए देखते हैं। द ग्रेट रिबेलियन, इसके लेखक जो थे अशोक मेहता थे। द ग्रेट रिबेलियन, इसके लेखक अशोक मेहता थे। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके लेखक थे विनायक दामोदर सावरकर। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वी.डी. सावरकर। नेक्स्ट 1857 के जो लेखक थे एस एन सेन थे। 1857 के जो लेखक थे एस एन सेन थे। और सिपाही म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, सिपाही म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के जो लेखक थे आर सी मंजूमदार थे। सिपाही म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के जो लेखक थे आर सी मंजूमदार थे। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी के जो लेखक थे टी आर होम्स थे। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी के जो
लेखक थे वो टी.आर. होम्स थे। रिवेलियम 1857, रिवेलियन 1857 के जो लेखक थे पी.सी. जोशी थे। रिवेलियन 1857 के जो लेखक थे पी.सी. जोशी थे। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट के लेखक जो थे सर सैयद अहमद खान थे। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट के जो लेखक थे सर सैयद अहमद खान थे। सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज, सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज 1857 से 59 के जो लेखक थे एस.बी. चौधरी थे। कौन थे? एस.बी. चौधरी। चलिए अब विभिन्न किसान आंदोलन को एक दृष्टि में देख लेते हैं। आंदोलन था मोपला विद्रोह। एक तरफ है आंदोलन, दूसरी तरफ उस प्रभावित क्षेत्र है, तीसरी तरफ है नेतृत्व और चौथी तरफ है कारण। तो पहला है मोपला विद्रोह, जो प्रथम चरण था 1836 से 1854 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इसका जो प्रभावित क्षेत्र था वो मालाबार था। ठीक है, इसका नेतृत्व नहीं दिया गया है। कारण जो है, इसका कारण यह था कि अंग्रेजों द्वारा नई राजस्व व्यवस्था लागू करना, इस वजह से यहाँ पे जो मोपला विद्रोह शुरू किया गया था। नेक्स्ट है नील विद्रोह। नील विद्रोह का जो प्रारंभ हुआ था 1859 से 60। ठीक है, और यह जो इसका जो प्रभावित क्षेत्र था वो बंगाल था। नेतृत्व था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ठीक है, ये दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ये दोनों यहाँ के नेतृत्व कर रहे थे। और इसका कारण यह था कि यूरोपीय लोग जो थे, यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना। ठीक है, नेक्स्ट है पावना विद्रोह। पावना विद्रोह जो हुआ था 1800, इसका जो कार्यकाल है 1873 से 1876। इसका प्रभावित क्षेत्र जो है बंगाल है और नेतृत्व जो है ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल तथा केशव चंद्र राय ने किया था। और इसका कारण यह था कि अधिक लगान तथा वर्ष 1859 के अधिनियम के अंतर्गत मिली काश्तकारों को की जमीन पर कब्जा के विरुद्ध सटेंट और बेदखली। किसानों का नारा था हम केवल महारानी के रैयत हैं। ठीक है, और आप लोग रैयत का मतलब जानते हैं कि किसान। अब नेक्स्ट है दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह का जो शुरुआत हुआ था 1874 से 75 के बीच में हो रहा है। महाराष्ट्र के पूना और इसका जो प्रभावित क्षेत्र था महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, शोलापुर व सतारा जिला। ठीक है, और इसका नेतृत्व जो था बाबा साहब देशमुख कर रहे थे। कारण यह था कि रैयतवाड़ी वाले क्षेत्र के किसान कर्ज अदायगी को लेकर महाजनों के जाल में फंस गए। कपास की गिरती कीमतें व अकाल के बावजूद लगान की दर में अत्यधिक वृद्धि हो गई। ठीक है, नेक्स्ट सत्याग्रह। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था। इसका प्रभावित क्षेत्र जो था चंपारण था, रामनगर था, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी। इसके जो नेतृत्व कर रहे थे वो महात्मा गांधी है। और ये याद रखिएगा कि महात्मा गांधी जो चंपारण के लिए आए थे वो रामचंद्र शुक्ल के कहने पे आए थे। ठीक है, और यह जो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था इसका कारण यह था कि तीन गठिया प्रणाली के। ठीक है, नेक्स्ट है खेरा सत्याग्रह। खेरा सत्याग्रह जो है 1918 में हुआ था। यह जो इसका प्रभावित क्षेत्र था खेरा गुजरात में है। ठीक है, इसके जो नेतृत्व कर रहे थे, इस सत्याग्रह का जो नेतृत्व कर रहे थे वो महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल थे। और कारण यह था कि फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा माल गुजारी वसूल किया जाना। ठीक है, नेक्स्ट है अवध किसान आंदोलन 1920 पर। इसका प्रभावित क्षेत्र था प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद। और इसके जो नेतृत्व कर रहे थे वो झिंगुरी लाल सिंह, बाबा रामचंद्र। ठीक है, और इसका कारण यह था कि अवैध लगान व बेदखली अधिनियम लागू करना, है ना। अवैध मालगुजारी संशोधन अधिनियम से लगान में बढ़ोतरी। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट है एका आंदोलन। एका आंदोलन जो है 1921 से 22 में हुआ था। और इसका प्रभावित क्षेत्र जो था बाराबांकी, हरदोई, बहराइच और सीतापुर। ठीक है, और इसके जो नेतृत्व कर रही थी वो थी मदारी पासी। ठीक है, और इसका कारण यह था कि इसमें लगान में वृद्धि की गई थी। अब नेक्स्ट है मोपला विद्रोह द्वितीय चरण। मोपला विद्रोह का जो द्वितीय चरण हुआ था 1921 में हुआ था। और इसका प्रभावित क्षेत्र मालाबारी था। और इसका जो नेतृत्व कर रहे थे अली मुशलियार वी कुंजा अहमद हाजी। ठीक है, इसका कारण यह था कि अधिक लगान व बेदखली थी। ठीक है, नेक्स्ट है बारदोली सत्याग्रह 1928। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुई थी। और इसका जो प्रभावित क्षेत्र सूरत का बारदोली तालुका। और यहाँ
पे जो नेतृत्व कर रहे थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और यहीं पे जो है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, ठीक है, महिलाओं के द्वारा, ठीक है। और इसका कारण यह था कि बरदोली सत्याग्रह की इसमें भी लगान में बढ़ोतरी हो गई, बढ़ोतरी के लिए इन लोगों ने सत्याग्रह किया था। पंजाब में एक किसान, अब नेक्स्ट है पंजाब में किसान आंदोलन 1930 से 40 ईस्वी में हुआ था। इसका प्रभावित क्षेत्र जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर, लेलपुरा, शेखपुरा, ठीक है, इत्यादि। और इसका जो नेतृत्व कर रहे थे इस आंदोलन का, उसमें थे सोहन सिंह भाकना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह, मास्टर हरी सिंह, ठीक है। इसका कारण था कि भू राजस्व में कटौती, ऋणों के भुगतान में स्थगन, तत्कालिक कारण अमृतसर व लाहौर में भू राजस्व का पुनर्निर्धारण, के राजस्व का पुनर्निर्धारण, नहर कर में वृद्धि इत्यादि। नेक्स्ट है तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन जो हुआ था 1946 ईस्वी में हुआ था। इसका प्रभावित क्षेत्र था दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, मिदनापुर, 24 परगना। इसके नेतृत्व जो कर रहे थे इस आंदोलन का वो थे कंपाराम सिंह, ठीक है, कंपाराम सिंह और भवन सिंह। इसका कारण यह था कि बटाईदारों ने निर्णय लिया कि वे जोतदारों को आधे के स्थान पर 1/3 उपज देंगे। इसी कारण से वजह से तेभागा आंदोलन 1946 में शुरू हुआ। अब एक है नेक्स्ट आंदोलन है तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन जो है 1946 के से 51 ईस्वी में होता है। इसका प्रभावित क्षेत्र जो था तेलंगाना था। इसका नेतृत्व जो था इसका नेतृत्व कोई अकेला नहीं कर रहा था, ठीक है, इसका सामूहिक नेतृत्व, ग्रुप में नेतृत्व कर रहे थे। इसका कारण यह था कि निज़ाम जमींदारों, साहूकारों तथा व्यापारियों के विरुद्ध संघर्ष था, ठीक है। अब हम लोग मैप के जरिए जनजाति, किसान और नागरिक विद्रोह को देखेंगे, ठीक है। ये सब कहाँ कहाँ हुए थे, आइए मैप के जरिए देखते हैं। तो फर्स्ट में जो पंजाब में जो हुआ था, सबसे पहले तो कुका विद्रोह हुआ था, ठीक है, जिसका नेतृत्व भगत जवाहरमल कर रहे थे, बालक सिंह कर रहे थे, राम सिंह कुका कर रहे थे, ठीक है। कुका आंदोलन, यह आंदोलन जो हुआ था कुका विद्रोह 1840 से 72 तक हुआ था, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है राजस्थान में जो राजस्थान में आ रहा है, तो राजस्थान में एक भील विद्रोह है, ठीक है। भील विद्रोह राजस्थान से संबंध रखता है। इसका नेतृत्व जो है मोतीलाल तेजावत कर रहे थे। नेक्स्ट है झरेज, ठीक है। कच्छ विद्रोह, ठीक है, सॉरी। अब जो है नेक्स्ट है गुजरात का जो है कच्छ विद्रोह जो 1816 से 19 ईस्वी में हुआ था। इसका नेतृत्व जो है राजा राव भारमल सेकेंड व झरेज कर रहे थे। और दूसरा है विद्रोह बगेरा विद्रोह जो 1818 से 20 ईस्वी में हुआ था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं झारखंड में कौन कौन सा विद्रोह हुआ था। झारखंड में जो है सबसे पहला है कोल विद्रोह, फिर नेतृत्व बुद्ध भगत ने कोल विद्रोह का जो नेतृत्व किया था बुद्ध भगत ने किया था। संताल विद्रोह का नेतृत्व जो है सिद्धू कानू, ठीक है, सिद्धू कानू ने किया था। खेरवाड़ विद्रोह जिसका नेतृत्व जो है खेरवाड़ विद्रोह, ठीक है। नेक्स्ट जो है मुंडा विद्रोह। ताना भगत आंदोलन नेतृत्व जतरा भगत और बलराम भगत ने किया था ताना भगत का। भुयान और जुयांग विद्रोह 1867 से 68 में ईस्वी में हुआ था। नेतृत्व जो इसका रत्ना नायक ने किया था, ठीक है। और नेक्स्ट है चेरो विद्रोह जिसका नेतृत्व भूषण सिंह ने किया था। अब नेक्स्ट है असम में देख लेंगे। असम में कौन कौन से विद्रोह हुए थे। अहोम विद्रोह जिसका नेतृत्व गोमघर कुंवर ने किया था। खांसी विद्रोह जिसका नेतृत्व राजा तीरथ सिंह ने किया था। अब नेक्स्ट है नागालैंड में देख लेंगे नागा विद्रोह। नागालैंड से नागा विद्रोह याद रखिएगा जो 1931 में हुआ था। इसका नेतृत्व जो है जदू नाग और रानी गेंडविन ने किया था। मणिपुर में जो कुकी विद्रोह होता है मणिपुर में, ठीक है, 1917 में कुकी विद्रोह हुआ था। अब बिहार के बारे में देख लेते हैं। बिहार में जो कौन कौन से विद्रोह हुए थे। पहला है बहावी विद्रोह, ठीक है, इसका नेतृत्व सईद अहमद बरेलवी कर रहे थे। अब पश्चिम बंगाल में हुए विद्रोह को देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में विद्रोह में जो सन्नासी विद्रोह होता है, फकीर विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह जिसके जो पागलपंथी विद्रोह जिसका नेतृत्व जो है करमसा और टिपू मीर कर रहे थे। फड़ियाजी विद्रोह
ठीक है। 1818 से 20 ईस्वी और पुनः 1837 से 57 ईस्वी में हुआ था। नेतृत्व जो है सरेतुल्ला और दादू मियाँ कर रहे थे। नेक्स्ट है भूमिज विद्रोह, जिसका नेतृत्व गंगा नारायण कर रहे थे। अब उड़ीसा में हुए विद्रोह को देख लेते। खोंड विद्रोह, पाइका विद्रोह, संभलपुर विद्रोह, ठीक है। ये सब जो तीनों विद्रोह हुआ था कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। अब पूर्वी गोदावरी में देख लेते हैं कोया विद्रोह, ठीक है। आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह और चेचू आदिवासी आंदोलन, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट तमिलनाडु में जो है, तमिलनाडु में पॉली गिरु का विद्रोह, ठीक है। गंजाम विद्रोह, ये सब हुआ था। कर्नाटक में देख लेते हैं कर्नाटक में किट्टूर विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व जो चेन्नम्मा और रायनग ने की था। पश्चिमी घाटी में देख लेते हैं, पश्चिमी घाटी में रामोशी विद्रोह, जिसका नेतृत्व चित्तूर सिंह और उमाजी ने किया था। महाराष्ट्र में हुए विद्रोह को देख लेते हैं। महाराष्ट्र में जो है गडकरी विद्रोह, नेतृत्व बाबाजी अहिरकर ने किया था। और ये जो मध्य प्रदेश में भील विद्रोह हुआ था 1820 से 25 ईस्वी में, नेतृत्व जो है दशरथ और हिरिया सेवाराम कर रहे थे। नेक्स्ट जो है समाज, 10वां टॉपिक है हमारा समाज सुधारक, ठीक है। समाज सुधारक आंदोलन देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादातर इलाकों में लोग जातियों में बटे हुए थे। ब्राह्मण क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे। उसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियाँ, जिन्हें प्राय वैश्य कहा जाता था, का स्थान आता था। फिर काश्तकार, बुनकर, कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता था। ऊंची जातियाँ निचली पायदान की जातियों के लोगों को अछूत मानती थी। 19वीं सदी के शुरुआत में से ही सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलने लगा। राजा राम मोहन राय ने 1772 से 1833 ईस्वी तक इन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म समाज नामक एक सुधारवादी संगठन बनाया, ठीक है। इन राजा राम मोहन का जो है ना ये कार्यकाल है 1772 से 1833, ठीक है। और इन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म समाज का नामक एक सुधारवादी संगठन बनाया। ब्रह्मो समाज सभा की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी में की गई। ब्रह्मो समाज को ही 1830 से ब्रह्मो समाज के नाम से जाना। इन्होंने 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत करवाया विलियम बेंटिक के द्वारा, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की। राजा राम मोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। ये संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप 1856 में विधवा विवाह का कानून पारित हुआ। ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप 1856 में विधवा विवाह का कानून पारित हुआ। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाके में वीरेशलिंगम पंतलू ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था, ठीक है। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, ठीक है। दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। कलकत्ता में विद्यासागर ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। राजसुंदरी देवी ने रात में दिए के टिमटिमाते लौ में चोरी छिपे लिखना पढ़ना सीखा था। 19वीं सदी के अंत में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। 19वीं सदी में मुमताज़ अली ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिला शिक्षक का समर्थन किया था। 19वीं सदी के आखिर से ही हिंद उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ था। मुमताज़ अली ने तहजीब उल निस्वा पत्रिका तथा हक अन निस्वान नामक ग्रंथ की रचना की थी। एक बार फिर से देख लेते हैं। मुमताज़ अली ने तहजीब उल निस्वान पत्रिका तथा हक अन निस्वान नामक ग्रंथ की भी रचना की थी। 20वीं सदी के प्रारंभ में भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोले। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। ये रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक थी, ठीक है। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे
स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक प्रकाशित की। ये कौन की? ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक प्रकाशित की। संस्कृत की महान विदुषी पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। इन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। रमाबाई ने 20वीं सदी के शुरुआत से ही महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनाने के लिए राजनीतिक दबाव और समूह बनाने लगी। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं हेतु और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम हरविलास सारदा द्वारा पारित किया गया। ठीक है, 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम हरविलास सारदा द्वारा पारित किया गया। सारदा एक्ट को 1 अप्रैल 1930 ईस्वी को लागू किया गया था। याद रखिएगा, सारदा एक्ट 1 अप्रैल 1930 ईस्वी को लागू किया गया था। इसके अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 14 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती थी। 1978 में यह उम्र सीमा बढ़ाकर क्रमशः 21 वर्ष व 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, सरकार लड़की की उम्र 21 वर्ष करने पर विचार कर रही थी। राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था। ठीक है, जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था। जाति उन्मूलन के काम करने के लिए बम्बई में 1849 में परमहंस मंडली का गठन किया गया था। 1849 में परमहंस मंडली का गठन किया गया था। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदाय और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे। बहुत सारे गरीब लोग शहरों में निकल रही नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर पलायन करने लगे थे। ठीक है, पलायन करने लगे। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने भी चले गए। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों का महार रेजिमेंट नौकरी दी गई। ठीक है, लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी दी गई। दलित आंदोलन के नेता BR अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल के शिक्षक थे। आंध्र प्रदेश में मदिगा समुदाय के लोग जूते बनाने का काम करते थे। गुजरात के दुबला समुदाय के लोग स्वर्ण जमींदारों के पास मजदूरी करते थे। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वाले को संगठित किया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। इन्होंने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाया। वर्तमान केरल क्षेत्र में एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है। श्री नारायण गुरु का एक महत्वपूर्ण कथन था। ठीक है, ओरो जाति ओरो मतम ओरो देवम मनुष्यानुम, मतलब मानवता की एक जाति है, एक धर्म है और एक ईश्वर है। ठीक है, निम्न जाति के नेताओं में ज्योतिराव फूले सबसे मुखर नेता थे। ठीक है, निम्न जाति के नेताओं में ज्योतिराव फूले जो थे सबसे मुखर नेता। इनका जन्म जो था 1887 ईस्वी में पुणे में हुआ था। इन्होंने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी। ज्योतिराव फूले ने ब्राह्मण के आर्य होने के कारण श्रेष्ठता के दावे खुलकर हमला किया। फूले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया था। फूले ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। मतलब ज्योतिराव फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ठीक है, तथा जातीय समानता के समर्थक में मुहिम चलाई। 1873 में ही फूले ने गुलामगिरी नामक एक पुस्तक लिखी। उन्होंने अमेरिका गृह युद्ध के दौरान अमेरिका में दास प्राप्ति की समाप्ति हेतु संघर्ष कराने वाले को यह पुस्तक समर्पित किया। अतः उन्होंने भारत की निम्न जातियों की
कि काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये गुलामगिरी जो नामक पुस्तक है, इस बार PPSC TRE 3.0 में क्लास 6 to 8 वाले में क्वेश्चन प्रश्न आया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सारा पॉइंट है इस बुक में, आप लोग जरूर से जरूर ध्यान दीजिएगा। 1873 में ही फूले ने गुलामगिरी नामक एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी, तो ज्योतिराव फूले ने लिखी। और कब लिखी थी, 1873 में लिखी थी। ठीक है, 20वीं सदी में भी पश्चिम भारत में डॉक्टर BR अम्बेडकर और जब दक्षिण में EV रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में जाति सुधार आंदोलन चलाए गए। ठीक है, अम्बेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई थी। 1919 में भारत लौटने पर अम्बेडकर समकालीन समाज में जातीय संरचना पर काफ़ी लिखे। ठीक है, 1927 में अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया, जिसमें महार जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। महार सत्याग्रह 20 मार्च 1927 को रायगढ़ जिले के महार स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चावदार तालाब में पानी के उपयोग को लेकर डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा नेतृत्व किया गया था। सीधा यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है, महार सत्याग्रह किसके द्वारा चलाया गया था, तो डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा। कब चलाया गया था, तो 20 मार्च 1927 को। ठीक है, 20 मार्च 1927 को रायगढ़ जिले में। ठीक है, महार स्थान पर। ठीक है, 1927 से 1935 के बीच अम्बेडकर ने मंदिर में प्रवेश हेतु ऐसे 3 आंदोलन चलाए। ठीक है, 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध EV रामास्वामी नायकर अपने प्रारंभिक जीवन में सन्यासी थे और इन्होंने संस्कृत शास्त्रों को गंभीरता से अध्ययन किया था। अछूतों के लिए पेरियार ने स्वाभिमान आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया। पेरियार का कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही है, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है। पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। वे मनु द्वारा रचित संहिता, भगवद गीता, रामायण के कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जाति पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। ठीक, ब्रह्मो समाज सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी। इसके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे। 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने हिंदू कॉलेज कोलकाता में अध्यापक थे। इन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट के जरिए परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया था। रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन यह संगठन 1897 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था। अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर स्थापित किया गया था। चूँकि जानते ही हैं, स्वामी विवेकानंद के गुरु जो थे रामकृष्ण परमहंस थे और इन्हीं के नाम पे रामकृष्ण मिशन संगठन की स्थापना की थी। ठीक है, यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्त लक्ष्य पर जोर देता था। स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 का इनका जीवन काल है, जिनका स्वामी विवेकानंद का मूल नाम जो था नरेंद्र नाथ दत्त था। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्हें सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवरण दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र ने धर्म प्रचारक को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का दृढ़ विश्वास था कि कोई भी सुधार तभी सफल हो सकता है जब जनसमूह की दशा उन्नत हो। तब भारत के लोगों को उन्हें रसोई घर के धर्म की संकीर्ण चारी दीवारी से बाहर निकालने एवं राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आह्वान किया था। प्रार्थना समाज 1867 में बम्बई में आत्माराम पांडुरंग और MG रनाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। तो यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग ने की। ठीक है, और MG रनाडे ने की थी। कब की थी? 1867 में मुंबई में। ठीक है, प्रार्थना समाज ने जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया था। वेद समाज 1864 ईस्वी मद्रास में के श्रीधरलू नायडू और केशव चंद्र सेन द्वारा स्थापित किया था। वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो वेद समाज की स्थापना के श्रीधरलू नायडू और केशव चंद्र सेन ने किया था। ठीक है, और कब किया था? 1864 में। कहाँ किया था? तो मद्रास में। जो एक एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। ठीक है, और रूढ़िवादी
हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की। अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खान द्वारा 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई। 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ। AMU में मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव रहा। सिंह सभा आंदोलन सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में इस संगठन की स्थापना 1873 में अमृतसर में ठाकुर सिंह संधवालिया और ज्ञानी ज्ञान सिंह द्वारा किया गया। 1889 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। 1892 में सिख सभा आंदोलन के नेताओं द्वारा खालसा कॉलेज अमृतसर में स्थापित किया गया। गेटिसबर्ग में दिए अपने भाषण में अब्राहम लिंकन ने कहा था कि उन्होंने दास प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया है, वे लोकतंत्र के पथ प्रदर्शक हैं। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे नस्ली समानता के लिए कदम उठाएं ताकि सरकार जो जनता के द्वारा जनता के लिए हो। ठीक है, ये कथन भी याद रखना है, जनता के द्वारा जनता के लिए। किसके द्वारा दिया गया? तो अब्राहम लिंकन के द्वारा। ये भी प्रश्न आ चुका है बीपीएससी में, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है हमारा 11वां टॉपिक जो है स्वतंत्रता आंदोलन 1885 से 1947 तक। ठीक है, चलिए देखते हैं। राष्ट्रवाद की चेतना का उदय 1850 के बाद हुआ, जो 1870 और 1880 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों में और गहरी हुई। पुनः सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रमुख राष्ट्रवादी संगठन थे। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीय द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। 1878 में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया। इसमें प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक खबर छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर जा सकती है। 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसमें प्रावधान था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं। अंग्रेजों के विरोध के कारण सरकार ने इल्बर्ट विधेयक वापस ले लिया है, तो भारतीयों ने इस बात का काफ़ी विरोध किया। एक अखिल भारतीय संगठन की जरूरत 1885 में ही पूरी हुई, जब 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया था। ठीक है, इसका सीधा समझ लीजिए। 1885 में जो एक अखिल भारतीय संगठन की जो स्थापना हुई, उसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, और ये चला था, ये बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में सभा चली थी। ठीक है, कांग्रेस के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, WC बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रमेश चंद्र, S सुब्रमण्यम अय्यर आदि ये प्रायः बम्बई और कलकत्ता के ही थे। कांग्रेस के संदर्भ में द इंडियन मिरर अखबार ने 1886 में लिखा, बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश की भावी संसद का केंद्रक है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देगी। 1887 में कांग्रेस अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी ने कांग्रेस को सभी समुदाय की संस्था कहा। 1887 में, एक बार फिर से देख लीजिए, 1887 में कांग्रेस अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी ने कांग्रेस को सभी समुदाय की संस्था कहा। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो 1901 में लिखी गई थी, में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की बहुत तीखी आलोचना की गई है। बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब में क्रमशः बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता ज़्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। इन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। तिलक ने नारा दिया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन्होंने मराठी में केसरी, अंग्रेजी में मराठी अखबार का संपादन किया। एक बार फिर से देख लीजिए, तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह नारा किसने दिया? तो तिलक ने दिया है। और इनका जो
संपादन है मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठी है, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल विभाजन कर दिया। 16 अक्टूबर 1905 में वायसराय कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन कर दिया गया। अंग्रेजों ने विभाजन का कारण प्रशासकीय सुविधा बताया, लेकिन वास्तविकता कारण राजनीतिक था। बंगाल के गैर बंगाली इलाकों को असम में मिला दिया गया। पूर्वी बंगाल को अलग करने का मुख्य उद्देश्य बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाना था। बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया स्वरूप बंगाल में स्वदेशी बहिष्कार बंग भंग आंदोलन हुआ, जो देश के अन्य हिस्सों में फैला। आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में इस आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। 1906 में नवाब सलीम उल्लाह और आगा खां जैसे मुस्लिम जमींदारों और नवाब के समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना किया। सीधा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीम उल्लाह और आगा खान ने किया। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की। 1909 में सरकार ने पृथक निर्वाचन को मान लिया। इसके अनुसार आरक्षित सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था। और 1907 में कांग्रेस नरमपंथी और गर्मपंथी दलों में सूरत अधिवेशन में बढ़ गया, ठीक है। नरमपंथी और गर्मपंथी अलग हो गया, ठीक है। सूरत कौन से अधिवेशन में हुआ था? सूरत अधिवेशन। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे रास बिहारी घोष थे। 19 दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित होने की अनुमति दे दी गई। 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल एक मंच पर आ गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट हुआ। दोनों संगठनों ने देश में प्रतिनिधित्व सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला लिया। 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मंजूदार थे, ठीक है। 1916 के लखनऊ अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? अंबिका चरण मंजूमदार। 1916 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे। अगस्त 1894 में गांधी जी ने डरबन दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव का विरोध करने के लिए नाटाल कांग्रेस का गठन किया गया था। 1916 में गांधी जी ने पूरे भारत का दौरा किया। उनके शुरुआती प्रयास चंपारण 1917, अहमदाबाद 1918 और खेड़ा 1918 के स्थानीय आंदोलन के रूप में सामने आए। 1918 में गांधी जी ने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफल नेतृत्व किया। मार्च 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा पारित किए गए रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों को अंकुश लगाने और पुलिस को ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। गांधी जी ने इस कानून का काला कानून, शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। गांधी जी का कथन था इस कानून को काला कानून, शैतान की करतूत, निरंकुशवादी का बताया। रॉलेट कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व यातना दिवस के रूप में मनाने और हड़ताल का आह्वान गांधी जी ने किया था। और रॉलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। यह शहरों तक ही सीमित था। 19 अप्रैल 1919 में और पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए, हड़तालों का आयोजन किया गया। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड आंदोलन के दमन हेतु किया गया। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी TRE 3 6 to 8 वाले में आया हुआ था, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन हुआ था, ठीक है। तो वैशाखी के दिन। मैच द फॉलोइंग में आया था, याद रखिएगा। आप लोग इस टॉपिक पे ध्यान दीजिए, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। और जो जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें लगभग 1000 लोग मारे गए। सरकारी रिपोर्ट में 389 व्यक्ति की मरने की पुष्टि हुई। जलियांवाला नरसंहार पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। शंकर नारायण ने वायसराय के कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र दे दिया। महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम को देख लेते हैं। एक तरफ आश्रम है, दूसरी तरफ स्थान है, तीसरी तरफ स्थापना है। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना जो है किस स्थान पे की गई थी? डरबन में, दक्षिण अफ्रीका में। जो स्थापना हुई थी 1904 में। टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना जोहान्सबर्ग में 1910 ईस्वी में की गई थी। सत्याग्रह आश्रम जो है कोचरब अहमदाबाद में किया गया था 1915 में। साबरमती आश्रम, सत्याग्रह आश्रम का नाम बदलकर साबरमती नदी के किनारे रखा 1917 में। अनाशक्ति आश्रम कोशानी उत्तराखंड में
स्थापित किया 1929 ईस्वी में। सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र में 1936 में स्थापित हुआ। ठीक है, अब चलिए होम रूल आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। होम रूल आंदोलन, होम रूल आयरलैंड का शब्द है। होम रूल का अर्थ है स्वशासन। होम रूल का अर्थ है स्वशासन। सर्वप्रथम आयरलैंड के होम रूल लीग की स्थापना रेडमार्ड द्वारा की गई थी। सर्वप्रथम आयरलैंड में होम रूल लीग की स्थापना रेडमार्ड द्वारा की गई थी। 1916 ईस्वी को प्रारंभ। इस आंदोलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। ठीक है, ये होम रूल जो 2 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, एक तरफ होता है तिलक का होम रूल। तिलक ने होम रूल की स्थापना अप्रैल 1916 में की थी, और दूसरी तरफ एनी बेसेंट का होम रूल सितंबर 1916 में हुआ था। ठीक है, इस तिलक का जो क्षेत्र था महाराष्ट्र और कर्नाटक था, जहाँ उसी तरफ एनी बेसेंट का महाराष्ट्र कर्नाटक को छोड़कर संपूर्ण भारत था। ठीक है, और तिलक होम रूल का जो मुख्यालय था वो पुणे था, जबकि एनी बेसेंट का मुख्यालय जो था अंडयार और मद्रास था, और उसका सीमित स्वरूप था। तिलक के होम रूल का जो था एक सीमित स्वरूप था, जबकि एनी बेसेंट का जो था अखिल भारतीय स्वरूप था। इसके अध्यक्ष थे तिलक होम रूल के अध्यक्ष थे NC केलकर व जोसेफ बैप्टिस्ट, जबकि एनी बेसेंट के जो सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल। ठीक है, जॉर्ज अरुंडेल। और तिलक के होम रूल का जो उद्देश्य था वह था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जबकि एनी बेसेंट का जो था उद्देश्य स्वशासन की स्थापना करना था। ठीक है, और इसका प्रचार माध्यम मराठा और केसरी के द्वारा किया गया, जबकि एनी बेसेंट का जो प्रचार माध्यम था कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ये दोनों जो रचना है इन्हीं का है, एनी बेसेंट का, और मराठा व केसरी तिलक का है, याद रखिएगा। ये सारा बीपीएससी का बेस्ट महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये सारा बीपीएससी द्वारा पूछा गया है, इसे ध्यान से देखिएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है खिलाफत और असहयोग आंदोलन। ठीक है, चलिए देखते हैं। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान पर 6 वर्ष की संधि थोप दी गई। भारतीय मुसलमान पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों के खलीफा का नियंत्रण चाहते थे। उनकी इस भावना को 6 वर्ष की संधि ने तार कर दिया। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली ने एक सर्वव्यापी आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया। उनके इस आह्वान का गांधी जी ने समर्थन किया और कांग्रेस से जलियांवाला हत्याकांड और खिलाफत के मामले में अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाने का आग्रह किया। खिलाफत आंदोलन 1919 से 22 के बीच चलाया गया। 17 अक्टूबर 1919 को संपूर्ण देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों को एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। कराची में 1921 में अली बंधुओं ने मुसलमानों को सेना में भर्ती नहीं होने की अपील की। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 के बीच चलाया गया। ठीक है, गांधी जी द्वारा चलाया गया यह प्रथम गांधीवादी और संगठित और व्यवस्थित आंदोलन था। ठीक है, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 1920 में कलकत्ता में आयोजित हुए, जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। CV राघवाचार्य की अध्यक्षता में आयोजित कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन 1920 में नागपुर में आयोजित हुआ, जिसमें असहयोग आंदोलन को अंतिम रूप से स्वीकार किया गया। असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था CR दास ने लाया था। एनी बेसेंट ने असहयोग आंदोलन का विरोध करते हुए गांधी जी को राजनीति का बच्चा कहा था, जैसे चंपारण सत्याग्रह का विरोध NG रंगा ने किया था। इस आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस को नेशनल कॉलेज कलकत्ता का प्रधानाचार्य बनाया गया। ठीक है, जामिया मिलिया, काशी विद्यापति, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ आदि की स्थापना किया गया। ठीक है, नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत दौरा का विरोध किया गया। इस दौरान मोपला विद्रोह हिंसक रूप ले लिया था। बारदोली में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की। गांधी जी ने चौरी चौरा कांड को हिमालय जैसा भूल कहा था। चौरी चौरा कांड जो हिमालय का भूल कहा था, किसने कहा था? तो गांधी जी ने कहा था, याद रखिएगा। 16 फरवरी 1922 को यंग इंडिया में गांधी जी ने लिखा है कि मैं हर प्रकार का दमन, हर प्रताड़ना, हर उत्पीड़न सहन कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मृत्यु का भी वरण भी कर सकता हूँ, लेकिन आंदोलन हिंसक हो जाए यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, यह कथन किसका था? गांधी जी का। ठीक है, यंग इंडिया में।
18 मार्च 1922 को गांधी जी को न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने राजद्रोह के अपराध में 6 वर्ष के लिए कैद की सजा दी, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से 1924 में जेल से मुक्त कर दिया गया। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के साथ साथ चला। असहयोग के तौर पर हजारों विद्यार्थी ने हर सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिया। मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, सी राजगोपालचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने केसर-ए-हिंद, जुलू युद्ध पदक व बोआर पदक की उपाधि लौटा दी। जमलाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। नेक्स्ट है जगह जगह विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी कहा था। कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों ने गांधी जी के आह्वान के अपने अर्थ निकाले और स्थानीय मुद्दों को आंदोलन से जोड़ दिया। खेरा में पट्टीदारी किसानों ने भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। खेरा किसान सत्याग्रह से वल्लभ भाई पटेल ने अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानें की घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब से किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। सिंध में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। बंगाल के खिलाफत असहयोग के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया। 1920 में पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेज की सहायता से गुरुद्वारों में बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने का आंदोलन चलाया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति का गठन नवंबर 1920 ईस्वी में हुआ। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन एक्ट 1925 में लाया गया। असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग की। उस दौर के असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधीराज का यशगान किया जाने लगा। प्रतापगढ़ के किसानों ने एक आंदोलन के बाद पट्टेदारी और गैर कानूनी बेदखली को समाप्त किया गया। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद किसानों का नेतृत्व कर रहे थे, जो इससे पूर्व फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। इनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था। असहयोग आंदोलन के दौरान किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो जाए और दमनकारी जमींदारों को सामाजिक बहिष्कार किया जाए। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांव का दौरा किया और 17 अक्टूबर 1920 में बाबा रामचंद्र और तथा कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में उग्र गुरिल्ला युद्ध फैल गया, जिससे कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकता था। वन क्षेत्रों में अंग्रेजी सरकार द्वारा लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा देने से लोग इन जंगलों में ना तो मवेशियों को चरा सकते थे, ना ही जलावन की लकड़ी खाने को फल बीन सकते थे। अतः अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में बगावत करना शुरू कर दिया गया। 5 फरवरी 1922 में किसान की एक भीड़ ने चोरी चोरा पुलिस थाने पर हमला कर दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। चोरी चोरा घटना के बाद 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। आंदोलन वापसी के निर्णय की आलोचना करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने इसे राष्ट्रीय विपदा करार दिया। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी ने अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर दिए। सी.आर. दास, सी देशबंधु, मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं की राय थी कि पार्टी को परिषद चुनाव में भाग लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया। 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवा संघ के.बी. हेडगेवार की स्थापना की गई। के.बी. हेडगेवार द्वारा स्थापना की गई। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन हुआ। 3 फरवरी 1928 को जब यह भारत आया तो आयोग में किसी भारतीय प्रतिनिधि को शामिल नहीं किए जाने की वजह से साइमन कमीशन का भरपूर विरोध हुआ और लॉर्ड इरविन ने इस आयोग से भारतीय को दूर रखने की सलाह दिया। लाला लाजपत राय अंग्रेजों की लाठियों से घायल हुए 30 अक्टूबर 1928 को, जिसके कारण 17 नवंबर 1928 को शेर पंजाब की मृत्यु हो गई। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और राजगुरु ने लाला जी पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अधिकारी की हत्या की। चंद्रशेखर आज़ाद और सुखदेव का सहयोग मिला था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव आदि के द्वारा 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर
दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन को की स्थापना की गई। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त ठीक है के साथ केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया और रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय भगत सिंह सिर्फ 23 साल के थे। इनका जन्म लायलपुर के बंगो गांव में 28 सितंबर 1907 में हुआ था। अब चलिए दांडी मार्च को देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दांडी मार्च। लॉर्ड इरविन ने 31 अक्टूबर 1929 को घोषणा किया कि भारत के संवैधानिक विकास का स्वाभाविक मुद्दा, जैसा कि उन्होंने सोचा था कि डोमिनियन स्टेट की प्राप्ति है, ऐसे दीपावली घोषणा कहा गया। इसके बाद 2 नवंबर 1929 को दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसका उद्देश्य गोलमेज सम्मेलन में भारतीय को शामिल करना था। और कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन के पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया गया। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि को इनकलाब जिंदाबाद के नारे के बीच रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा जवाहरलाल नेहरू द्वारा फहराया गया। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किया गया। प्रथम बार संपूर्ण देश में 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराया गया। यही कारण है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूपेण लागू किया गया। गांधी जी ने 1930 में यंग इंडिया लेख में सरकार के 11 सूत्री मांग रखा गया, जिसके लिए 31 जनवरी 1930 तक का समय ब्रिटिश सरकार को दिया गया। मांग निम्नलिखित है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी मांगे थी। सिविल सेवाओं तथा सेवाओं के व्यय में 50% तक की कमी किया जाए, ठीक है, पहला था। दूसरा था नस्ली वस्तुओं के विक्रय पर रोक लगाया जाए। तीसरा है सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। चौथा है डाक आरक्षण बिल पास किया जाए। पांचवा है शस्त्र कानून में परिवर्तन किया जाए तथा भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाए। छठा है CID विभाग सार्वजनिक नियंत्रण हो, उसे खत्म कर दिया जाए। सातवां है तटीय यातायात सुरक्षा विधेयक पास किया जाए। आठवां है लगान में 50% की कमी की जाए। नौवां है नमक कर समाप्त किया जाए तथा नमक पर सरकारी एकाधिकार खत्म कर दिया जाए। रुपये स्टर्लिंग के विनिमय दर अनुपात को घटाकर 1 शिलांग और पेंस कर दिया जाए। ये 10वां था। चलिए 11वां देख ले। रक्षात्मक शुल्क लगाए जाएं तथा विदेशी कपड़ों का आयात नियंत्रण किया जाए। इरविन ने इन मांगों पर कोई ध्यान नहीं। गांधी जी ने कहा, मैंने रोटी मांगा था, बदले में मुझे पत्थर मिला, ठीक है। दांडी मार्च को सॉल्ट मार्च और दंडी सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का 2 चरण था, 12 मार्च 1930 से 5 मार्च 1931 तक। दूसरा था 3 जनवरी 1932 से अप्रैल 1934 तक। जवाहरलाल नेहरू को 14 अप्रैल 1930 में चेवकी रेलवे स्टेशन पर और गांधी जी को 4 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी ने गिरफ्तारी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया, ठीक है। अब्बास तैयब जी की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का नेतृत्व सरोजनी नायडू ने की। सरोजनी नायडू, इमाम साहब और मनिक लाल के नेतृत्व में धरशाना सत्याग्रह किया गया, जहां आंदोलनकारियों पर बर्बरता लाठीचार्ज किया गया, जिसके बारे में अमेरिका पत्रकार बेव मिलर ने लिखा है कि यद्यपि हर कोई जानता था कुछ मिनटों में ही उन्हें पीटा जाएगा, शायद मार दिया जाए, मुझे भय या आतंकित होने में कोई चिन्ह नहीं मिले। वे धीरे धीरे सिर उठाकर आगे बढ़ते जा रहे थे। सरोजिनी नायडू ने धराशाना नेतृत्व में संभलते हुए कहा कि गांधी जी का शरीर कारागार में है, लेकिन उनकी आत्मा आपके साथ है। भारत की प्रतिष्ठा अब आपके हाथों में है। तमिलनाडु में C राजगोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली में वेदारण्यम तक की नमक यात्रा आरंभ की। मालाबार में नमक सत्याग्रह के केलप्पन वाइकोम सत्याग्रह के नेता ने कालीकट से पय्यानूर तक यात्रा की। आंध्र क्षेत्र के पूर्वी पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा और गुंटूर में जिला स्तर पर नमक पद यात्रा आयोजित की गई। उड़ीसा नमक सत्याग्रह का नेतृत्व गोपाल बंधु चौधरी ने की, जो बालासोर, कटक एवं पुरी जिलों में बहुत प्रभावशाली रही। असम क्षेत्र में कनिंघम सर्कुलर का भारी विरोध किया गया। चंद्रप्रभा सैकियानी ने वन कानून को तोड़ने का प्रस्ताव दिया, जिसे असम कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। बंगाल में कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस और JM
सेनगुप्ता के नेतृत्व में 2 गुटों में विभाजित की गई 2 गुटों में विभाजित थी। इसी समय सूर्यसेन ने चटगांव शस्त्राकारों पर कब्जा कर लिया। बिहार में चौकीदारी कर ना अदायगी और नंगी आंदोलन महत्वपूर्ण पहलू सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान था। छपरा के जेल में बंदियों ने राम विनोद सिंह के नेतृत्व में स्वदेशी वस्त्र को लेकर नंगी आंदोलन चलाए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पश्चिमी तौर भारत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। इन्होंने 1929 में खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना की, जिसके अंतर्गत लगभग 4000 सत्याग्रही जो गांधीवादी नीति को आत्मसात करते हुए आंदोलन किए। ये लोग लाल कुर्ती पहनते थे, जिसके कारण लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान, सीमांत गांधी और बाचा खान के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने इस भारत विभाजन का प्रबल विरोध किया था। 1987 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न दिया गया। पेशावर में चंद्र सिंह गढ़वाल ने निहत्थे सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। यह हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल पेश किया। सोलापुर के मजदूरों ने एक सप्ताह तक शहर पर कब्जा कर लिया था। समांतर सरकार की तरह कार्य करने लगा था। गुजरात में वल्लभ भाई पटेल की माता 80 वर्षीय लदवा बेन पटेल को भी पुलिस ने नहीं बख्शा। मणिपुर और नागालैंड क्षेत्र में जादोनाग ने हेराक्का धार्मिक आंदोलन चलाए। जादोनाग को मृत्युदंड देने के बाद उनकी चचेरी बहन गाइदिन्लिउ पोमई ने नेतृत्व किया, जिन्हें 1932 में जेल में कैद कर दिया गया, जिनसे पंडित JL नेहरू मिलकर रानी की उपाधि और रिहाई का वायदा किया। इन्हें पहाड़ों की बेटी रानी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गाइदिन्लिउ पोमई को पहाड़ों की बेटी के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें रानी की उपाधि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। असहयोग आंदोलन के हिंदू मुस्लिम एकता और सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण थी। 1930 में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च की शुरुआत की। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत हुई। इस यात्रा में गांधी जी अपने 78 सहयोगी के साथ 6 अप्रैल 1930 तक 240 मील अर्थात 385 किलोमीटर दूरी तय की। गुजरात के नवसारी जिले में दांडी तट पर नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया गया। नमक सत्याग्रह में महिलाओं की भागीदारी हेतु कमला देवी चट्टोपाध्याय और सरोजनी नायडू ने गांधी जी को मनाया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसान, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। भारतीय जनता के साझा संघर्षों के चलते 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं हेतु चुनाव कराए गए। इस चुनाव के परिणाम आने पर 11 में कुल 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत द्वारा ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद करने के एवज में भारत को स्वतंत्र करने की बात अंग्रेजों ने नहीं मानी और बिना सहमति के भारत को युद्ध में शामिल कर दिया, जिसके विरोध में कांग्रेसी सरकार ने इस्तीफा दे दिया। चलिए अब देखते हैं 1937 के प्रांतीय चुनाव तथा उनके प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रांत एक तरफ है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री। असम के जो है मोहम्मद सादुल्ला थे। बिहार के जो श्री कृष्ण सिन्हा थे। 1937 के प्रांतीय चुनाव में, ठीक है, बंगाल के जो प्रधानमंत्री फजलुल हक थे। उड़ीसा में बीएन दास थे। उत्तर पश्चिमी प्रांत में डॉक्टर खान साहब थे। ठीक है, मध्य प्रांत में NB खरे थे। संयुक्त प्रांत में गोविंद वल्लभ पंत थे। बम्बई में बेजी खर्रे थे। मद्रास में C राजगोपालचारी थे। सिंध में अल्लाह बख्श प्रधानमंत्री थे। पंजाब में सिकंदर हयात प्रधानमंत्री 1937 में। अब भारत छोड़ो आंदोलन पे देखते हैं टॉपिक में। भारत छोड़ो आंदोलन का मूल कारण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में कांग्रेसी सरकारों का त्यागपत्र, अगस्त प्रस्ताव और कृष्ण मिशन की असफलता, मुद्रास्फीति, जापान का बढ़ा साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीति आदि था। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने भारतीय छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति दी, जिसे ग्वालियर टैंक बॉम्बे में आयोजित कांग्रेस सम्मेलन में स्वीकार किया और इस प्रकार 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के ओजपूर्ण भाषण से भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किया। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। महात्मा गांधी को कस्तूरबा गांधी के साथ पुणे के आगा खां पैलेस में रखा।
गया। यहाँ ही कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई। गांधी जी फरवरी 1943 में 21 दिनों का उपवास सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव JL नेहरू ने किया और सरदार वल्लभ पटेल ने समर्थित किया। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया। इन्होंने ही साइमन कमीशन का नारा भी दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति, जन आंदोलन, गांधीवादी हिंसक आंदोलन, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम लड़ाई, नेतृत्वकर्ता आंदोलन, स्वतः स्फूर्ति आंदोलन आदि नाम से जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र दिया था। ठीक, भारत में इस दौरान बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में समांतर सरकार की स्थापना की गई। तामलुक के समांतर सरकार ने सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया। सतारा के समांतर सरकार प्रति सरकार नाम से चलाया गया। यहाँ YV चौहान तथा नाना पाटिल की महत्वपूर्ण भूमिका था। सतारा के समांतर सरकार ने पुस्तकालय की स्थापना तथा जन अदालतों का गठन, शराबबंदी अभियान आदि का भी संचालन किया। सतारा का समांतर सरकार सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला समांतर सरकार था। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में झंडा फहराते हुए पटना के DMWG आचार्य के आदेश पर गोली चलाने से 7 छात्र शहादत हो गए थे। गांधी जी ने अंग्रेजों को चेतावनी देते हुए करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करने का आह्वान 1943 के अंत तक 90,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए और लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोली से मारे गए। चलिए अब देखते हैं पाकिस्तान देश की स्थापना। पाकिस्तान की जन्मस्थली अलीगढ़ को माना जाता है, जहां सांप्रदायिकता का बीजारोपण हुआ। सैयद अहमद खान पारा में प्रबल हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक था, लेकिन कांग्रेस की स्थापना के बाद कांग्रेस विरोधी हो गए। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 में मार्ले मिल्टन सुधार ने औपचारिक रूप से भारत में सांप्रदायिकता का बीजारोपण कर दिया। 1930 के इलाहाबाद मुस्लिम लीग के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए अल्तमश मोहम्मद इकबाल मसूदी ने सैद्धांतिक रूप से अलग देश का प्रतिपादन किया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्नातक छात्र 1933 में चौधरी रहमत अली ने नाउ एंड नेवर पम्पलेट के द्वारा सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया। 23 मार्च 1940 को लाहौर मुस्लिम लीग के अधिवेशन में द्विराष्ट्र का प्रस्ताव पारित हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। पाकिस्तान देश का प्रस्ताव सिकंदर हयात खान ने किया। 23 मार्च 1940 को फजलुल हक ने पेश किया। खलीकुज्जमा ने पृथक पाकिस्तान प्रस्ताव का समर्थन किया। 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। पाकिस्तान देश के जनक मोहम्मद अली जिन्ना थे। मोहम्मद अली जिन्ना की छोटी बहन फातिमा जिन्ना को मदर ए मिल्लत यानी पाकिस्तानी जनता की माँ कही जाती है, जो पाकिस्तान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन 1943 में मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया। 3 जून योजना के द्वारा भारत का विभाजन कर दिया गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक अलग देश के रूप में विश्व के मानचित्र पर अंकित किया गया हो गया। 25 अगस्त 1942 को नवरंगपुर उड़ीसा के पपरंदी में पुलिस फायरिंग में 19 लोग मारे गए। अंग्रेजों की अवहेलना करने वाला एक विख्यात जनजातीय नेता वीर लखन नायक को फांसी पर लटका दिया गया। 1940 से मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमान के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सुभाष चंद्र के बारे में है। ठीक है, सुभाष चंद्र के पिता का नाम था जानकीनाथ बोस, माता का नाम प्रभावती देवी। सुभाष चंद्र का जन्म जो हुआ था 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ था। ये समाजवादी विचार के आमूल थे। ठीक है, समाजवादी विचार के आमूल परिवर्तनवादी राष्ट्रवादी थे। 16 जनवरी 1941 की रात को ये एल्गिन रोड स्थित अपनी कलकत्ता स्थित आवास से निकल गए। गोमो से दिल्ली और पेशावर काबुल होते हुए मार्च को गए, फिर जर्मनी पहुंचे। जर्मनी से रास बिहारी बोस के बुलावे पर नेताजी सिंगापुर पहुंचे। भारत के अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज इंटरनेशनल आर्मी INA का गठन किया। 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा और से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु यह अभियान सफल नहीं हो पाया। ठीक है, असफल रहा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद
ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनका जन्म जो हुआ था मक्का में 11 नवंबर 1888 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता बंगाली और माँ अरब मूल की थी। ये बहादले दीन यानी सभी धर्मों की बुनियादी एकता के निहिमायती थे। इन्होंने जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। और जो नेक्स्ट है सिराज गोपालचारी वयोवृद्ध राष्ट्रवादी और दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता। सिराज गोपालचारी 1946 में अंतरिम सरकार के सदस्य और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने रहे। उन्हें लोग राजा जीव के नाम से भी जानते हैं। और जो नेक्स्ट है व्यक्ति है महापुरुष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये नाडियाड गुजरात के एक गरीब किसान व्यवसाय परिवार से थे। 1918 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता 1931 में ये कराची कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 1946 में दोबारा हुए प्रांतीय चुनाव में सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा और मुस्लिम आरक्षित सीटों पर लीग की सफलता मिली। नेक्स्ट है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे बादशाह खान कहा जाए, खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे खुदाई खिदमतगार संगठन के संस्थापक थे। ये उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के प्रमुख पश्तून नेता थे। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। इन्हें 1987 में भारत रत्न दिया गया था। ये विभाजन के सख्त खिलाफ थे। इन्होंने मार्च 1947 में बिहार में एक शांति यात्रा में भाग लिया। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। इसे पाकिस्तान की मांग मनवाने हेतु मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। 16 अगस्त 1946 से ही कलकत्ता में दंगा भड़क गया। 1957 में घाना स्वतंत्रता पाने वाले उप सहारा अफ्रीका का पहला देश बना। घाना को पहले गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। चलिए पत्र व पत्रिका देख लेते हैं। भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास क्या है देख लेते हैं। चलिए जेम्स आर्मस्ट्रांग हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया द बंगाल गजट 1780 ईस्वी में भारत से प्रकाशित होने वाला पहला अखबार था। ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारकानाथ विद्याभूषण द्वारा 1859 में बांग्ला भाषा में सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र प्रकाशन किया गया। इस समाचार पत्र के खिलाफ लिटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था। 1868 में शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष द्वारा बांग्ला भाषा में अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया गया। आगे चलकर लिटन के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए इसे अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया जाने लगा। बाद में हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र जुगल किशोर द्वारा प्रकाशित उड़ंत मार्तंड 30 मई 1826 था। यह समाचार पत्र कलकत्ता से प्रकाशित होता था। 1861 के दशक में इंडियन मिरर का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। इंडियन मिरर की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष ने की थी। केशव चंद्र सेन ने इसके संपादकीय विभाग में थे। प्रेस पर सेंसरशिप सर्वप्रथम वेलेजली ने 1799 में लगाया था। लॉर्ड लिटन द्वारा भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंधन करने के लिए 1878 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया गया। इसे गैगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। चलिए अब देखते हैं स्वतंत्रता के बाद। 13वां टॉपिक है स्वतंत्रता के बाद। अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो बंगाल विभाजन की वजह से 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए थे। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने कर दी थी। उसी शाम आकाशवाणी में पर जवाहरलाल नेहरू को भावुक भाषण हुआ था। दोस्तों साथियों, हमारी ज़िंदगी की रोशनी बुझ गई, चारों तरफ अंधेरा है, हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपति अब नहीं रहे। 1947 में भारत की आबादी करीब 34.5 करोड़ थी। ठीक है। दिसंबर 1946 में नवंबर 1949 के बीच देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में विचार विमर्श हेतु संविधान सभा की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। इन्हें लोग प्यार से बाबा साहेब के नाम से पुकारते हैं। ये महार जाति दलित परिवार से थे। हिंदी की संविधान में राष्ट्रभाषा बनने के विमर्श में टी.टी. कृष्णाचारी ने दक्षिण भारत के लोगों की ओर से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो वहाँ के बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। हिंदी को संविधान के अनुच्छेद 343 के द्वारा राजभाषा बनाया गया है। 1920 के दशक में स्वतंत्रता संघर्ष की मुख्य पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आज़ादी के पश्चात प्रत्येक बड़े भाषाई समूह को अलग प्रांत गठित करने का आश्वासन दिया। गांधीवादी नेता पार्टी पोट्टी
मूल ने तेलुगु भाषियों में हेतु अलग राज्य की मांग करते हुए अनशन करते हुए उनकी मृत्यु हो गई। 15 दिसंबर 1952 को 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का भाषाई आधार पर गठन हुआ। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर गठन हुआ था। 1 मई 1960 में बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी दो अलग राज्य के रूप में बांटा गया। 1966 में पंजाब का विभाजन करके हरियाणा राज्य गठित किया गया। विकास की योजनाएं 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग, ठीक है, जो लागू होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ हुआ था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के मध्य चलाया गया। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा नागल बांध को देखकर उसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। यह योजना जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के संदर्भ में है। स्वतंत्र विदेश नीति। भारत की विदेश नीति का मूल आधार गुटनिरपेक्ष आंदोलन था, ठीक है। बांडुक, इंडोनेशिया में 1955 में आयोजित सम्मेलन में एशिया और अफ्रीका के 29 से ज़्यादा नव स्वाधीन देशों ने भाग लिया। 1952 से 62 के बीच वी.के. कृष्णन मेनन ने संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडलों का नेतृत्व किया। चलिए अब कुछ स्मरणीय तथ्य देखते हैं। 19वीं शताब्दी के प्रख्यात बंगला साहित्यकार बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम नामक गीत की रचना की। सन 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना की। सन 1876 में सुरेंद्र बनर्जी द्वारा स्थापित इंडियन एसोसिएशन ने इंडियन लीग के स्थान ले लिया। इंडियन एसोसिएशन ने इंडियन लीग का स्थान ले लिया। सन 1885 में भारतीय कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन W.C. बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संगीत कॉलेज में आयोजित किया गया। सन 1893 में गणपति महोत्सव तथा 1895 में शिवाजी समारोह बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रारंभ किया गया। पंडित जुगल किशोर ने उदंडमार्तन अखबार निकाला। भारतीयों के हितों को ध्यान में रखकर निकाला जाने वाला यह प्रथम हिंदी समाचार पत्र था। आगा खां के नेतृत्व में 35 सदस्यीय मुस्लिम शिष्टमंडल अक्टूबर 1906 ईस्वी को वायसराय से मिला। बंग की पहली योजना 1903 के अंत में प्रकाशित की गई। 19 जुलाई 1905 को कर्जन ने बंगाल विभाजन की शिमला से घोषणा की। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को इसे लागू कर दिया गया। बंग के फलस्वरूप ढाका, चटगांव व राजशाही को असम के साथ मिलाकर पूर्वी बंगाल व असम के प्रांत का गठन किया गया। बंग योजना का विरोध करने के लिए 1903 से 5 ईस्वी के मध्य बंगाल में 2000 से ज़्यादा जनसभाएं हुई। 1905 इसमें 70,000 लोगों के हस्ताक्षर से आवेदन पत्र देकर योजना समाप्त करने को कहा गया। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कोलकाता के टाउन हॉल में एक स्थान पर 3 सभा करनी पड़ी। 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल में अंग्रेजी माल के बहिष्कार का संकल्प लिया गया। 28 सितंबर को कालीघाट के मंदिर में इस संकल्प को दोहराया गया। 16 अक्टूबर 1905 को रविन्द्रनाथ टैगोर का आह्वान राखी दिवस के मनाया गया। 1908 ईस्वी में बंगाल में 25 नेशनल स्कूल, 300 प्राइमरी स्कूल स्थापित किए हैं। इस कार्य में डॉन सोसाइटी की मुख्य भूमिका रही। 12 दिसंबर 1911 में राजा जॉर्ज पाँच ने बंगाल विभाजन को रद्द करने का घोषणा किया। सन 1907 ईस्वी में लाला लाजपत राय और अजित सिंह को निर्वासित कर दिया गया। काशीराम और हरदयाल गदर पार्टी के मुख्य सदस्य थे। 1912 ईस्वी को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। 1 नवंबर 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में पंजाब के महान क्रांतिकारी नेता लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का स्थापना किया। 20वीं सदी के आरंभ में लालचंद और B.N. मुखर्जी ने हिंदू सांप्रदायिकता को आगे बढ़ाया। सन 1906 में आगा खां और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। सन 1916 में मुस्लिम लीग व कांग्रेस के मध्य समझौता हुआ, जो इतिहास में लखनऊ समझौता के नाम से प्रख्यात है। लखनऊ समझौते के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन क्षेत्रों पर आधारित राजनीतिक सुधारों की योजना रखी। इस समझौता से मुस्लिम समुदाय को बढ़ावा मिला। सन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। जुलाई 1914 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट ने अंग्रेजी में न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र निकाला। 1915 में गांधी जी ने कोचरब में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। 1970 में साबरमती तट पर साबरमती आश्रम के रूप में परिणित हुआ। 1917 में साबरमती तट पर साबरमती आश्रम के रूप में परिणित हुआ। तिलक ने मराठी में केशरी तथा अंग्रेजी में मराठा
का प्रकाशन किया। 15 जून 1898 को केसरी में प्रकाशित लेख के लिए तिलक को 18 माह की जेल की सजा भी दी गई। 1908 में तिलक को उनके लेख के लिए 6 वर्ष देश निष्कासन का दंड दिया गया। इसके विरुद्ध मजदूरों ने 6 दिन की हड़ताल रखी। अप्रैल 1916 ईस्वी में पूना में होम रूल लीग की स्थापना तिलक ने स्थापित की। लखनऊ पैक्ट 1916 का तिलक ने समर्थन किया। उसने इस कराने में उनकी अहम भूमिका रही। बिपिन चंद्र पाल ने 1906 ईस्वी में वंदे मातरम नामक दैनिक का प्रकाशन किया। इससे पहले न्यू इंडिया साप्ताहिक भी उनके द्वारा आरंभ किया गया। लाला लाजपत राय 1888 ईस्वी में कांग्रेस में सम्मिलित हुए। उन्होंने उर्दू में पंजाबी तथा वंदे मातरम का और अंग्रेजी में द पीपुल का संपादन किया। उर्दू में गैरिबाल्डी व मैजनी की जीवनी लिखकर उन्होंने जनमानस में चेतना उत्पन्न की। DAV कॉलेज लाहौर की स्थापना में उनका योगदान रहा। 1920 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता में आयोजित विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष बने। एटक के प्रथम सम्मेलन में अध्यक्षता की। असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी शिक्षा संस्थाओं विशेषकर महाविद्यालयों का सफल बहिष्कार, जामिया मिलिया इस्लामिया काशी विद्यापीठ तथा गुजरात विद्यापीठ जैसे राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना की। अधिकांश व्यापारियों द्वारा असहयोग आंदोलन का समर्थन किया, किंतु पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास के नेतृत्व में कुछ बड़े व्यापारियों द्वारा असहयोग आंदोलन विरोधी सभा का गठन हुआ। पंजाब में आंदोलन का आरंभ लाहौर के विद्यार्थियों द्वारा जनवरी 1921 ईस्वी में, किंतु मुख्य जोर ग्रामीण क्षेत्र में कुछ समय के लिए अकाली आंदोलन में मिल गया। बम्बई में 17 नवंबर 1921 ईस्वी को मजदूर की हड़ताल हिंसक हो गई। आंदोलन ने जुझारू छात्रों को राजनीति में भेजा। डांगे, निम्बकर, साठे, नंद, कर्णी, देश पांडे, ठीक है, ये सब थे। असहयोग आंदोलन गुजरात में सबसे ज़्यादा सशक्त, दक्षिण भारत में कर्नाटक को छोड़कर सभी क्षेत्र प्रभावित हुए। सबसे ज़्यादा प्रभाव आंध्र में, यहाँ गुंटूर में लगानबंदी आंदोलन स्वतः स्फूर्त ढंग से हुआ। मद्रास आंध्र तटीय क्षेत्र में मद निषेध का विशेष सफलता हुआ। असम प्रांत में विशेषकर सुरमा घाटी के चाय बागानों में आंदोलन का अत्यंत सशक्त रहा। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना जिसके परिणाम स्वरूप असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ था। गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलन में हिंसा का प्रवेश हो गया, जिससे गांधी जी बहुत दुखी हुए। अतः गांधी जी ने 12 फरवरी सन 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया। 1923 ईस्वी में पंडित मोतीलाल नेहरू तथा देशबंधु चित्तरंजन दास ने स्वराज दल की स्थापना की। सन 1923 ईस्वी को चुनाव में स्वराज दल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों पर 42 सीटों पर जीत प्राप्त हुई। 1928 ईस्वी में सर जॉन सामन की अध्यक्षता में एक कमीशन भारत की तत्कालीन शासन व्यवस्था की जांच करने भारत आया, जिसका भारत में व्यापक विरोध हुआ। मार्च 1928 सामन कमीशन वापस चला गया। सन 1927 में बारदोली किसान आंदोलन आरंभ 1928 में नेतृत्व सरदार पटेल के हाथ में चला गया। 1920 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा IPS की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। 1921 में पद से त्यागपत्र देकर कांग्रेस व असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। में पद से त्याग कर कांग्रेस व असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। दिसंबर 1921 से प्रथम बार कारावास का दंड। 1924 में कलकत्ता के निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और आगे चलकर मेयर बने थे। फरवरी 1938 ईस्वी में हरिपुरा व जनवरी 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद पर निर्वाचित। अप्रैल में पद से त्यागपत्र और मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 16 जनवरी 1941 को सुभाष का भारत से पलायन हुआ तथा 28 मार्च को बर्लिन पहुंचना। जनवरी 1942 ईस्वी तक 2 सैनिक टुकड़ियों का गठन हुआ। 28 से 30 मार्च 1942 के टोक्यो सम्मेलन में रासबिहारी द्वारा इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया। 15 से 20 जून के बैंकॉक सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस को बुलाने का निर्णय हुआ। कैप्टन मोहन सिंह द्वारा 16,000 सैनिकों की सहायता से आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन किया गया। 8 फरवरी 1943 ईस्वी को सुभाष ने जर्मनी छोड़ा और 13 जून को टोक्यो पहुंचे।
4 जुलाई 1943 को ईस्वी को सुभाष इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष व आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति बने। सेना को दिल्ली चलो का नारा मिला। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को आज़ाद हिंद सरकार का विधिवत उद्घाटन हुआ। अंडमान निकोबार जापानियों ने आज़ाद हिंद फौज को सौंपा नया नामकरण शहीद व स्वराज किया। मई में INA द्वारा माडोक पर अधिकार इसी माह कोहिमा पर भी नियंत्रण हुआ। कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 ईस्वी को विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस का निधन हो गया। इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। 14 जून 1945 ईस्वी को वेबल योजना की घोषणा। इस विचार पर हेतु शिमला कॉन्फ्रेंस 25 जून से 14 जुलाई को आयोजन असफल। 19 फरवरी 1946 ईस्वी को मंत्रिमंडल मिशन जिसमें अध्यक्ष पर्थिक लॉरेंस और सदस्य AB अलेक्जेंडर तथा स्टेफर्ड क्रिप्स शामिल की नियुक्ति की घोषणा 24 मार्च को मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन की योजना 16 मई 1946 ईस्वी को घोषित की गई। 26 जून को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कैबिनेट मिशन की दीर्घकालीन योजना स्वीकार की। अंतिम सरकार बनाने का अवसर न दिए जाने पर मुस्लिम लीग ने 27 जुलाई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन योजना स्वीकार कर दी गई। 8 अगस्त को कांग्रेस ने मिशन की योजना को समग्रता में स्वीकार कर लिया गया। 12 अगस्त 1946 ईस्वी को नेहरू अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित हुए। 16 अगस्त 1946 ईस्वी को लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आयोजन हुआ। 24 अगस्त 1946 ईस्वी को अंतिम सरकार की स्थापना की घोषणा। 2 सितंबर को नेहरू सरकार द्वारा पदभार ग्रहण। 15 अक्टूबर 1946 को 15 अक्टूबर 1946 को लीग द्वारा अंतरिम सरकार में शामिल होने का फैसला। 20 फरवरी को सदस्य में इटली ने घोषणा की कि भारत को जून 1948 ईस्वी को तक स्वतंत्रता दे दिया जाएगा। माउंटबेटन नए व्यवसाय नियुक्त 24 मार्च को पदभार ग्रहण करते हैं। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना की घोषणा होती है। 14 जून को कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को 4 जुलाई 1947 को संसद में प्रस्तुत किया जाता है। हाउस ऑफ कॉमन्स 15 जुलाई और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित कर दिया गया, जिस पर जो 18 जुलाई को सम्राट जॉर्ज छठे द्वारा स्वीकृति दी गई। नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किला में ढिल्लो, सहगल और शाहनवाज पर मुकदमा चलाया गया और वह INA के प्रमुख सेनाधिकारी में थे। उन पर आरोप था कि उन्होंने जापान की कैद वाले भारतीय सैनिकों पर बहुत अधिक जुल्म किया है। INA बंदियों की तरफ से मुख्य वकील भूलाभाई देसाई थे। सर तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ कटरू, आसफ अली और पंडित JN नेहरू भी बचाव कमेटी में थे। जनवरी 1946 से हवाई सेना के सैनिकों ने बंबई में हड़ताल की। 28 फरवरी 1946 को नाविकों की हड़ताल INS तलवार नामक जहाज से शुरू हुई। नाविकों की संघर्ष समिति के नेता MS खान थे। नाविकों ने कांग्रेस लीग व कम्युनिस्ट सभी का समर्थन पाने की चेष्टा की। कराची में हिंदुस्तान नामक जहाज के नाविक ने विद्रोह किया तथा ब्रिटिश जल सेना से युद्ध भी किया। लीग व कांग्रेस से समर्थन न देकर नाविक पर दबाव डाला कि वह समर्पण कर दे और उनका दबाव अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सफल रहा। यहाँ से जो आधुनिक भारत का इतिहास होता है इस बुक में ख़त्म है। अब कुछ टेबल फॉर्म में दिए गए हैं कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको यह वीडियो मेरा अच्छा लगा हो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये आप लोगों के आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक से बेहतरीन ढंग से करने की कोशिश की है। आशा है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगेगा। धन्यवाद। बने रहे मास्टर वर्ल्ड चैनल पे। ओम नमः शिवाय।